हेलो, वेलकम बैक। सो आज हमारा जो टॉपिक है एज पर द पोल, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन फॉर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट। हमारे पास जो टॉपिक है जिससे शुरुआत करेंगे, तो पहले तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के हैं हमारे पास। थ्योरी को हम एक जल्दी से कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द numerical part. After relativistic mechanics, we will try to revise laser and then the topic of fiber optics and then EMT. फिलहाल अभी के लिए इस फ्लो में हम इन 4 टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे एंड देन इसी के साथ साथ फिर हम आगे के टॉपिक जो हैं उनको भी जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो पहला टॉपिक है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। डिटेल वीडियो सीरीज़ आपके पास है इस चैनल पे अवेलेबल, जहाँ थ्योरी भी डिस्कस की गई है, उसके पीछे की फ़िलासफ़िकल डेवलपमेंट को भी डेवलप करने की कोशिश की गई है, उससे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी कुछ हद तक डिस्कस किया गया है, डेरिवेशंस को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो रिवीजन है, तो हम आपको जो बेसिक आइडिया है, जो मेन आइडिया है, उनको एक तरह से रिवाइज़ करवा रहे हैं। तो उस मेन आइडिया को रिवाइज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि हम एक तरह से जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको बहुत जल्दी से उसके गो थ्रू हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए भाई, एक सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई भी ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो हम उस ऑब्जर्वेशन को किसी जगह से खड़े होकर के किसी पर्टिकुलर स्टेट में आके करते हैं। जैसे आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं तो आप दूसरी ट्रेन को देख रहे हैं, तो कभी आपको लगता है कि आप रुके हुए हैं, दूसरी ट्रेन चल रही है, या आपको लगता है कि दूसरी ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप चल रहे हैं। तो ये जो अंतर हमारे ऑब्जर्वेशन में दिखता है, दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस काइंड ऑफ थिंग। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ को डिस्कस करता है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट जो आप पाओगे वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में उसको देख रहे हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, इन कॉमन लाइफ में मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी ने अचानक से एक फैसला लिया कि सभी बच्चे ड्रेस पहन के आएंगे। अब जो ड्रेस पहन के आएंगे, इस फैसले को अब 2 तरीके से देखा जा रहा है। जो मैनेजमेंट है वो इसको एक इक्वलिटी के फॉर्म में कि सभी के बीच में यूनिफॉर्मिटी रहे, एक ही तरह की ड्रेस, इस तरह के नज़रिए से देख रहा है। जो स्टूडेंट हैं वो इसको एक तरह से मान रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता है, हम अब बड़े हो चुके हैं, हम अपने नेताओं को चुन सकते हैं, तो क्या अपने ड्रेस नहीं चुन सकते। तो ये एक ही घटना को 2 तरीके से देखने की 2 तरह की आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कह सकते हो, एक तरह से ना, एक उनके चश्मे से देख रहे हैं। ओके, सो फिजिक्स के लिए है टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी, जो भी उड़ती हुई तितली है या उड़ता हुआ प्लेन है, मूव करती हुई ट्रेन है, बस है, कोई कुछ भी इस तरह के। टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोर क्लियर वे, it is required to explain it with respect to some well defined coordinate system। तो हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ हम उसको उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि इसे आप जब लखनऊ से या किसी शहर से बाहर जा रहे हो तो आपको कुछ माइलस्टोन दिखाई पड़ते हैं कि रायबरेली या दिल्ली इतने किलोमीटर, तो वो एक तरह से कहीं जीरो माना गया होगा ना, कहीं से जीरो माना गया होगा, तो वहाँ से दिल्ली 500 किलोमीटर दिखाया जा रहा है, वहाँ से दूसरा शहर 100 किलोमीटर दिखाया जा रहा है। तो हम एक वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू दैट सिस्टम हम किसी ऑब्जेक्ट की एनालिसिस करते हैं। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एक तरह की आर्बिट्ररी सिचुएशन होती है जस्ट टू इंक्लूड द मैथमेटिक्स इसमें शामिल करने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देखो कि जैसे हम सोचें कि हम कोई पॉइंट ओ है, ओरिजिन है, यहाँ पर आप एज एन ऑब्जर्वर खड़े हो, तो आप अपने साथ एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये सब एसोसिएट कर सकते हो, और कहीं दूर पर कोई पटाखा फूट रहा है किसी टाइम टी पर, तो अब आपने एक टाइम को भी जोड़ दिया। तो अब आप एक्स वाई जेड ये स्पेस कोऑर्डिनेट हैं जो कि स्थिति को बताते हैं, टाइम एक टेम्पोरल कोऑर्डिनेट है जो कि टाइम को बताता है। तो आपने स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया, तो आपने एक स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको कि हम डिफाइन करते हैं ताकि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम अपने ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सकें, उनकी रिजल्ट्स को कोट कर सकें।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, दूसरे को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में जो इनर्शिया वर्ड है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इनर्शिया क्या थी? इनर्शिया बेसिकली न्यूटन ने जब लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करना शुरू किया तो उन्होंने इनर्शिया को बहुत ही टैक्टफुली तरीके से इंट्रोड्यूस किया था, और उसकी पूरी मैकेनिक्स की फिलॉसफी है, बट वी आर डिस्कसिंग टू द कोर कॉन्सेप्ट। तो वो सारी फ्रेम, वो सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जिनमें लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है वो फॉलो होता है, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो स्टेशनरी स्टेट में रहेगी, मूव है तो मूविंग स्टेट में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। तो अगर ये लॉ फॉलो होता है तो हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, बिल्कुल उसकी वेलोसिटी जीरो हो। तो उसकी वेलोसिटी जीरो है तो वो इनर्शिया वहाँ पर फॉलो होगा। या अगर वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो भी उस पर लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होगा। तो अब आप जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर v कांस्टेंट है या v जीरो है तो हमें मालूम है डिफरेंशियल कैलकुलस के लॉजिक से कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है इट इज़ ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ पर जीरो आएगा। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी कहते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, वहाँ पर होता नहीं है। दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता। लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड ना करने का मतलब है कोई रुकी हुई वस्तु अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है विदाउट प्रेजेंस ऑफ सम विजिबल फोर्सेस। तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स की बात आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस में बैठे हो, सब कुछ ठीक है, बस रुकी हुई है, ड्राइवर ने अचानक से बस स्टार्ट कर दी। अब आप एक झटका पीछे की तरफ महसूस करते हो, बस आगे बढ़ रही है, आपको पीछे झटका लगा। तो इस झटके के लिए आप किसने धक्का दिया? आपको कोई हाथ आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, बट फिर भी आप पीछे की तरफ धक्का महसूस करते हो। तो यहाँ एक सूडो फोर्स है जो आपके ऊपर काम कर रहा है, और वो बिना दिखे, एक तरह से बिना एकदम फिजिकली दिखे, आपकी स्टेट को चेंज कर रहा है। तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया को वायलेट कर रहा है एक तरह से। तो ये तब होगा जब वेलोसिटी हमारी चेंज होगी। तो अगर वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है। अगर वेलोसिटी में एक सडन चेंज आता है, जैसे एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलती हुई ट्रेन अचानक से रुक जाए, एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलते हुई बस अचानक से रुक जाए, देन आपको वेलोसिटी का चेंज दिखाई पड़ेगा, एंड देन आपके पास वहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो नॉन इनर्शियल टाइप का हो जाएगा। तो जो कि यहाँ पर dv/dt जीरो नहीं होता है, वेलोसिटी के साथ टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन होता है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अच्छा, एक केस बहुत अच्छा सा है जिसको आप समझ लें। से आप सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट है जो एक पॉइंट के अबाउट सर्कुलेट कर रहा है। मान लो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो फिक्स है, लेकिन क्या होगा आपको मालूम है कि जब वो यहाँ पर रहेगा तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन इधर होगी। जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी इस तरफ से हो जाएगी, जब इस पॉइंट पे आएगा तो लीनियर वेलोसिटी इस तरह से हो जाएगी। तो लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो इस तरह से आप कहोगे, चूँकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो भले ही यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड हो, यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड हो, यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड हो, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है सबका, बट इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी होने की वजह से यहाँ पर आपको एक एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगा सर्कुलर मोशन की वजह से, जिसको कि हम सेंटर की तरफ देखते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट भले ही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन अगर किसी मोड़ पर वो मुड़ता है तो आपके ऊपर आपको फिर एक सूडो फोर्स महसूस होता है। इसको सबने ऑब्जर्व किया होगा। आप कार में बैठे हैं, कार ने अचानक से एक शार्प टर्न लिया, तो अगर वो शार्प टर्न ले रही है, अगर कार इस तरफ शार्प टर्न ले रही है तो आप उसके अपोजिट झुक जाते हो कार के अंदर, व्हीकल के अंदर। तो ये दिखाता है कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो वहाँ पर भी हमारे पास इस तरह की स्थिति आती है कि एक सूडो फोर्स वहाँ पे काम करता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। अब यहाँ एक बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन आता है, अर्थ क्या है? हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं और हमें मालूम है कि अर्थ सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, सन भी रेस्ट में नहीं है, उसके अंदर भी मोशन है। तो अर्थ को हम क्या माने? अर्थ का मोशन तो एक तरह से आप मान सकते हो सर्कुलर टाइप का ही है, एलिप्टिकल पाथ है, मतलब वो भी एंगुलर उसमें
एंगुलर इन्वॉल्वमेंट है, तो अर्थ और रोटेट भी कर रही है अपनी एक्सिस पर, तो अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है, सन के अबाउट भी रिवॉल्व भी कर रही है। तो अर्थ के साथ क्या इशू है? अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? अब इसमें हमारे पास इस टेक्निकलिटी में, टेक्निकली अगर चूंकि सर्कुलर मोशन है तो वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम उस एक्सेलरेशन, उस रोटेशन का, उस सर्कुलर मोशन का रोल निकालते हैं तो डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद वो दिखता है। मतलब जैसे जैसे वो अलग अलग मौसमों में चल रहा है, अलग अलग समय पे, जब अर्थ की अगर हम उस सर्कुलर मोशन की वजह से उसकी वेलोसिटी के चेंज, उस सबको कैलकुलेट करेंगे तो जो न्यूमेरिकल चेंज होगा वो थोड़ा सा उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है प्रैक्टिकल तरीके से। तो प्रैक्टिकली अगर हम डेसिमल के सेकंड प्लेस तक मानते हैं तो वो लगभग कांस्टेंट रहता है, जो भी चेंज होगी वो हायर प्लेसेस पे होते हैं। तो इसलिए लिखा है फॉर मोस्ट ऑफ द पर्पजेज Earth is supposed to be an inertial frame of reference, but Earth is orbiting and rotating about the Sun. ये तो मालूम रखना है। तो बहुत ही precisely, technically, accurately, Earth is non-inertial, but for practical purposes, we are considering it as inertial. Okay. Now, नोटेशंस जो हम लोग फॉलो करते हैं उसमें ऐसा होता है कि हम इस तरह का एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जिसमें कि हम कुछ एक्स, वाई और जेड इस तरह से कोऑर्डिनेट लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ये हम जनरली बहुत सारी किताबें जो नोटेशन फॉलो कर रही हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एस इज़ सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अगर कोई मूविंग फ्रेम की बात करें तो हम उसके ऊपर एक प्राइम लगा देते हैं जिसको हम लोग डैश कहते हैं, वो लगा देते हैं। तो एस डैश, जहाँ भी एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश, ये सारी चीज़ें जहाँ लगी होती हैं तो इसका मतलब वो मूविंग स्टेट की बात हो रही है, और जहाँ पर वो सब नहीं लगी हैं तो इसका मतलब वो स्टेशनरी स्टेट की बात हो रही है। तो हमारे पास एक मूविंग फ्रेम है, हमारे पास एक स्टेशनरी फ्रेम है, और जो मूविंग फ्रेम है उसकी वेलोसिटी v है। v किसके रिस्पेक्ट में? इस स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्या किसी तरह से हम इनके बीच में इंटर रिलेशन निकाल सकते हैं? क्या किसी तरह से ये आपस में रिलेटेड हैं? क्या रिलेटेड है? एक स्टेशनरी फ्रेम के ऑब्जर्वेशंस और एक मूविंग फ्रेम के ऑब्जर्वेशंस क्या आपस में रिलेटेड हैं? बिल्कुल रिलेटेड हैं, और इसके लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम एक तरह के सिस्टम से दूसरी तरह के सिस्टम में अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर ले जाएं। जैसे आपने देखा है, आपको मालूम है कि $1 बराबर जो भी 74-75 रुपये है, मान लो 74 रुपये, 74 रुपये है $1। तो अगर किसी ने कहा कि मेरी मंथली इनकम $1000 है, तो आप क्या करते हो? आप एक ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो, कन्वर्जन का इस्तेमाल करते हो। कन्वर्जन क्या है कि $1 74 रुपये, तो $1000 इज इक्वल टू द 74,000 रुपये। तो इसका मतलब उसकी इनकम $1000 है, बट इन रुपी इट विल बी 74,000 रुपये। तो वो जो $1 इज इक्वल टू 74 रुपये है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। तो ऐसे ही अगर आपके पास इंफॉर्मेशन स्टेशनरी फ्रेम की है, आप खड़े होकर कोई ऑब्जर्वेशन लेते हो और आप सोचते हो कि अगर यही ऑब्जर्वेशन मूविंग फ्रेम में लिए जाते तो क्या होता, तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखें यहाँ पर, सपोज कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, यहाँ कोई इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है वहाँ पर। तो जब स्टेशनरी स्टेट में थे तो आपने जो उसकी डिस्टेंस मेजर की थी वो एक्स मेजर की थी, क्योंकि स्टेशनरी स्टेट में थे, इस पर डैश नहीं लगाया है। फिर क्या हुआ, आपके साथ एक और व्यक्ति खड़ा था, उसने चलना शुरू किया, तो अब वो फ्रेम एस डैश हो गया, और वी वेलोसिटी चलते हुए टी टाइम में उसने वी टी डिस्टेंस कवर कर ली। तो अब वो एक नई लोकेशन पे आ गया। तो नई लोकेशन पर जब उसने पॉइंट पी की डिस्टेंस मेजर की तो वो एक्स डैश थी। तो उसको कैसे सोच रहे हो? आप रुके हुए हो, आपका दोस्त रुका हुआ है, आपने कोई चीज़ देखी, 10 फीट की दूरी पर वो चीज़ है। फिर क्या हुआ, ये व्यक्ति, आपका पड़ोसी, आपका साथी चलना शुरू कर देता है वेलोसिटी से। आपको मालूम है उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो चलना शुरू कर देता है। 2 मिनट चलते चलते जब वो आगे बढ़ रहा है तो आपने उससे पूछा कि भाई बताओ, वो जो हम लोगों ने मेजर किया था पॉइंट, अब कितनी दूर है? तो अगर यहाँ खड़े खड़े हमने 10 फीट या 12 फीट मेजर किया था, तो हो सकता है 2 मिनट में वो हमसे 4 फीट आगे बढ़ गया हो। तो अब उसकी उस पॉइंट से दूरी 12 फीट ना होकर के 8 फीट हो जाएगी, क्योंकि उसने 4 फीट की डिस्टेंस कवर कर ली है। तो वो जो मेजरमेंट ले रहा है, आपको बता रहा है, वो एक्स डैश होगा, क्योंकि वो मूविंग स्टेट में हो, चलते चलते उसने वो सारा कुछ कैलकुलेशन किया है।
तो आपके पास x डैश है। तो अब आप सीधे से रिलेशन देखो, ये पूरी लाइन जो है इसके दो पार्ट हैं, एक x डैश वाला पार्ट है और एक vt वाला पार्ट है। तो आपने सीधे लिख दिया कि x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी। अब अगर हम इसको इधर ले जाएं तो हमारा x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। लेफ्ट साइड में क्या है, हमारे पास वो क्वांटिटी है डैश क्वांटिटी, यानी कि जो मूविंग ऑब्जर्वर हमको बता रहा है। राइट साइड में वो है जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास है, x है, v है, t है। जो कि ये सारा मोशन x डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो भी चेंज होंगे वो x में होंगे, y और z में किसी तरह के चेंज यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, गैलीलियो के साथ जो बेसिक मैकेनिक्स उनके हिसाब से वो है यहाँ पर। अब सवाल है रिलेटिविस्टिक के रोल कहाँ से आएगा। तो रिलेटिविस्टिक का रोल तब आता है जब इस मोशन जो ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी जो v है वो इतनी हो कि वो c को अप्रोच करना शुरू कर दे। अब c क्या है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एक लिमिट है। तो जब कोई वेलोसिटी इसको अप्रोच करना शुरू कर देती है, 3 × 10⁸ ना हो करके 1 × 10⁸ हो, 2 × 10⁸ हो, 2.5 × 10⁸ हो, इस तरह की वैल्यूज़ को जब अप्रोच करना शुरू कर देती है तो वहाँ पर न्यूटोनियन की फिजिक्स काम करना बंद कर देती है। न्यूटोनियन की फिजिक्स के रूल्स वहाँ पर हमको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देते हैं। तो अब वहाँ पर जो मैकेनिक्स काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो क्या होता है, जब वेलोसिटी इस लिमिट को अप्रोच करती है तो जो डायनेमिक्स होती है उसमें मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। तो जब मॉडिफिकेशन होंगे तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी मॉडिफिकेशन होगा। तो वो जो मॉडिफिकेशन होकर के नया ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा उसको हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये बिल्कुल साफ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए पिक्चर कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तब इस्तेमाल होती है जिस समय वेलोसिटी लो लेवल की होती है, लो वैल्यूज़ की होती है, जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। लेकिन जब वो वेलोसिटी ऑफ लाइट जैसी लिमिट को अप्रोच करती है देन हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यूज करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हमें एक और माइलस्टोन को समझना पड़ेगा, दैट इज़ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, मतलब जैसे एक डायलॉग है ना कि हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने जो खोजना चाहा उसको खोजने में वो असफल हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसने एक ऐसी थ्योरी की नींव रख दी अनायास ही, जिसने पूरी दुनिया फिजिक्स को, हर चीज़ को एकदम से परिवर्तित कर दिया। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक रिजल्ट था वो नेगेटिव रिजल्ट था। सरप्राइजिंगली एक नेगेटिव रिजल्ट, मतलब जो आप ढूंढने गए वो नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद भी उसने एक नए तरह की युग की शुरुआत कर दी और आइंस्टीन जैसे शख्सियत को आने का मौका मिला। देखते हैं क्या था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। सो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या था। माइकलसन एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, डेफिनेटली बुद्धिमान इन सेंस कि उनके अंदर जो लगन थी असफलता को पार करके सफल होने की, वो अनमैच्ड थी। तो माइकलसन ने कुछ प्रयोगों के बाद जब मोरले के साथ कोलैबोरेट किया और उन्होंने परफॉर्म किया, तो बेसिकली वो क्या करना चाह रहे थे। किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है, हर एक्सपेरिमेंट किसी न किसी मकसद से किया जाता है, उसके पीछे कोई एक वजह होती है। तो वजह थी कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम माना जाता था उस समय, 1888-90 की बात है जब माइकलसन अपना काम कर रहे थे, दैट इज़ द ईथर। अब ल्यूमिनिफेरस ईथर। अब ईथर की बात ये थी कि ईथर को माना जाता था कि एक ऐसा मीडियम है जो पूरी यूनिवर्स में भरा हुआ है, और इस मीडियम की सपोर्ट से ही जो लाइट वेव्स हैं वो सन से लेकर अर्थ तक आती हैं। तो ईथर एक ऐसा मीडियम माना जाता था जिसकी आवश्यकता है ताकि लाइट वेव को प्रोपोगेट कर सके। अलावा इसके जो मैकेनिक्स के लोग थे वो ईथर को एक ऐसे मीडियम के रूप में देख रहे थे जिसके रिस्पेक्ट में हम सारे मोशन मान सकते हैं। तो उनके हिसाब से ईथर कुछ एक ऐसा एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में हम सन के मोशन को भी नाप सकते हैं, अर्थ के मोशन को भी नाप सकते हैं। तो ईथर एक ऐसा फ्लूइड है जो हर तरफ भरा हुआ है और अर्थ उससे होकर के गुजर रही है। तो जब अर्थ मूव कर रही है तो ईथर के रिस्पेक्ट में हम अर्थ के मोशन को मान सकते हैं। तो ईथर को एक एब्सोल्यूट फ्रेम माना जाता था, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम सब कुछ बता सकते हैं। ये एक हाइपोथेसिस थी उस समय की। तो जब सवाल ये था कि क्या इस ईथर जैसे सुपर
प्रॉपर्टी वाले इस मीडियम को क्या हम डिटेक्ट नहीं कर सकते? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम इस एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस की प्रेजेंस को पता कर सकें, एक्सपेरिमेंटली देख सकें? तो ये एक शुरुआती माइकलसन का मोटिवेशन था। तो इज इट पॉसिबल टू डिटेक्ट दिस मीडियम, ये क्वेश्चन था। आंसर था यस, वी हैव एन आइडिया, दे हैव एन आइडिया। सो वी में डिटेक्ट द ईथर विंड। ईथर को पहचानने के लिए हम ईथर विंड को पहचाने। देखो भाई, हवा नहीं दिखाई पड़ती, हमें मालूम हवा नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हवा चल रही है। हवा चल रही कैसे पता चलता है? जब हवा दिख नहीं रही तो चल कैसे रही है, पता कैसे चला? क्योंकि उस हवा ने जब पत्तों को हिलाया, कपड़ों को हिलाया, तो धूल उड़ाई, तो हमने कहा कि ये धूल क्यों उड़ी? हवा के रगड़ से लगी। पत्ते क्यों हिले, कपड़े क्यों उड़े? हवा के रगड़ से लगी। तो हवा को हम इसी तरह से मानते हैं। तो ऐसे ही जरा देखो, ये जो येलो कलर की आप शेडेड लाइन देख रहे हो, ये समझ लो ईथर है। तो ईथर से जब अर्थ गुजर रही है तो अर्थ की सरफेस पर ईथर की रगड़ लगी। जैसे हम लोग खड़े हैं चुपचाप, ठीक है, मौसम में मतलब खड़े हैं, तभी आपके कपड़े नहीं हिल रहे हैं, लेकिन देखा आपने एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागा चला जा रहा है बड़ी स्पीड में, तो उस समय क्या हो रहा है? उससे कपड़े लहरा रहे हैं। तो आपके कपड़े क्यों नहीं उड़ रहे हैं जबकि उससे कपड़े उड़ रहे हैं? क्योंकि वो इतनी तेज़ी से हवा से गुजर रहा है स्पीड में कि हवा की रगड़ उसके कपड़ों को उड़ा रही है। तो वो ईथर विंड है वहाँ पर, मतलब वो नॉर्मल हवा है। ऐसे ईथर विंड के बारे में बात हुई। तो ईथर विंड की पहचान की जाए। अब ईथर विंड के लिए थ्योरी ये बनाई गई कि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। माइकलसन ने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर कहा गया, और उसकी सहायता से हमने इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया। और थ्योरेटिकली ये बताया गया, उसकी पूरी फॉर्मुलेशन है जो आप वीडियो में देख सकते हो, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर ईथर है, ईथर की विंड है, जो कि मानी जाती थी कि है, उसको बस खाली ढूंढना है। तो अगर ईथर है तो इस इंटरफेरेंस पैटर्न में चेंज होगा। तो उसमें जो कैलकुलेशन किया गया तो उसमें एन एक फ्रिंज शिफ्ट की कुछ वैल्यू आई, तो वो 0.4 आई। तो ये हुआ कि इस 0.4 का मतलब है 10 में से 4 फ्रिंजों का एक शिफ्ट हम ऑब्जर्व करेंगे अगर ईथर है। और इसके बारे में सब लोग बिल्कुल अश्योर थे कि मिल तो जाएगा ही, क्योंकि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट माइकलसन ने बनाया है। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो भी कहो, देयर वाज नो शिफ्टिंग, कोई भी शिफ्टिंग ऑब्जर्व नहीं हुई। लोगों ने सोचा कि हो सकता है हमारे करने में दिक्कत हो, हम एक्सपेरिमेंट कर नहीं पा रहे हैं। लोगों ने अलग अलग समय में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मौसम में किया, और शायद ये एक ऐसा प्रयोग है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया। इसको आज तक भी, जब लेजर टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत कुछ आ गया, तब भी लोगों ने इसको परफॉर्म करना नहीं छोड़ा, इस उम्मीद में कि शायद कुछ मिल जाएगा। बट कोई शिफ्ट नहीं मिला। तो ईथर को ढूंढने जा रहे थे, ईथर विंड को ढूंढने जा रहे थे, नहीं पाए। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रीजन। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए, फ्रिजगेरार्ड के एक्सप्लेनेशन, माइकलसन के एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, ईथर ड्रैग थ्योरी वगैरह, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी दी गई, कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन जो सबसे सटीक, सबसे आश्चर्यजनक और सबसे प्रोफाउंड एक्सप्लेनेशन दिया था वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको एक अलग तरीके से, मतलब एक हाइपोथेसिस को उन्होंने एक दूसरी हाइपोथेसिस से रिप्लेस किया, लेकिन वो पिछली वाली हाइपोथेसिस कुछ प्रॉब्लम में थी, उसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं मिल रहे थे। बट जो नई हाइपोथेसिस आइंस्टीन जिसे रिप्लेस किया वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो वहाँ से आता है पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन ने इस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के दौरान उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस मानी, कुछ तरह के पॉस्टुलेट किए, परिकल्पनाएं उनकी क्या थी कि ऑल द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इनर्शियल फ्रेम की बात हमेशा करते हैं, और अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करना शुरू करेंगे तो हमारी स्पेशल थ्योरी को जनरल थ्योरी कहा जाएगा, जिसको कि हम कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या जिसे आप GTR कहते हैं। बहुत ही बड़ी थ्योरी है। तो सभी तरह के फंडामेंटल लॉ जो फिजिक्स के हैं वो सेम होते हैं, चाहे आप रुकी हुई स्थिति में देखें जब वेलोसिटी 0 हो, चाहे उसको कांस्टेंट वेलोसिटी की स्थिति में देखें। यानी कभी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप कोई भी ऑब्जर्वेशन लोगे तो आपको फिजिक्स के नियम में बदलाव नहीं करने पड़ेंगे, उसमें वो उस हमेशा सेम रहेंगे। दूसरा था कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट, मैक्सिमम लिमिट होती है, कांस्टेंट होती है, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। यानी कि लाइट सोर्स की जो वेलोसिटी वो आप हमेशा कांस्टेंट मेजर करोगे, c मेजर करोगे, 3 × 10⁸ मेजर करोगे, भले आप सोर्स की तरफ भाग रहे हो
लाइट सोर्स की तरफ जा रहे हो या लाइट सोर्स से आप दूर आ रहे हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल मैकेनिक्स में ऐसे देखने को नहीं मिलता था। नॉर्मल मैकेनिक्स में हम सोर्स की तरफ जा रहे हैं तो उससे जो आने वाली वेलोसिटी, हम उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो जो वेलोसिटी, हम उससे दूर जा रहे हैं तो जो वेलोसिटी है उसमें अंतर दिखाई पड़ते थे, रिलेटिव जो वेलोसिटी हम निकालते हैं 11th क्लास में मैकेनिक्स में। बट लाइट के साथ ऐसा नहीं था और एक्सपेरिमेंटली भी नहीं पाया गया। ठीक है, तो जब ये सारे बेहतरीन से अजम्पशन आए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, तो उसके बाद फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई जब किया गया तो हमारे पास आया लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लोअर वेलोसिटी पे था, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देखो, ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की इक्वेशंस और ये है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की इक्वेशंस। आप यहाँ पे खास बात देख रहे हैं, यहाँ पर एक फैक्टर आ गया है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस फैक्टर की वजह से हमारी इक्वेशन मॉडिफाई हो गई। और एक खास बात आप देखें, सिर्फ जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी में मॉडिफिकेशन नहीं है। यहाँ गैलीलियन में टी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं था, लेकिन लॉरेंज में टी में भी मॉडिफिकेशन दिखाई पड़ा। तो इसका मतलब मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा है? मॉडिफिकेशन रिलेटिविटी के इस फिनोमेना की वजह से मॉडिफिकेशन हो रहा है स्पेस कोऑर्डिनेट में, दैट इज एक्स, और हो रहा है टाइम कोऑर्डिनेट में। और यहीं से स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट की बात यहाँ से आती है। तो अगर वेलोसिटी सी को अप्रोच करेगी तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन विल ट्रांसफॉर्म टू द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और अगर वेलोसिटी की लिमिट को हम कम माने, सी से काफ़ी कम माने, तो हमारी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। तो ये एक तरह से एक आपसी इंटर रिलेशन था दोनों के बीच में। सो अगर आप एक जनरल बात सोचो कि जैसे अगर आपको स्टेशनरी वेरिएबल मालूम है, जैसे आप देखो यहाँ पर x मालूम है, आपको t मालूम है, तो अगर आपको स्टेशनरी वैल्यूज़ मालूम है और आप ये सोचना चाहते हो कि मूविंग स्टेट में रिलेटिविस्टिकली जब मूव करेंगे तो क्या आएगा कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आपको मूविंग कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम है और आप सोच रहे हो कि स्टेशनरी स्टेट में उससे क्या वैल्यू होगी, तो आप इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। जब देखो दोनों में, यहाँ राइट साइड में x है, t है, यानी नॉन प्राइम क्वांटिटी है, लेफ्ट साइड में x डैश है, y डैश है, z डैश है, t डैश है। लेकिन इनवर्स, चूंकि नाम है इनवर्स, तो यहाँ पर राइट साइड में x डैश है, t डैश है, y डैश है, z डैश है, लेकिन लेफ्ट साइड में x, y, z और t है विदाउट प्राइम। और एक चीज़ और, यहाँ जहाँ माइनस साइन है वहाँ यहाँ पर प्लस साइन से आपको रिप्लेस कर देना है। तो इस तरह से दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है लॉरेंज में भी, एक लॉरेंज एक इनवर्स लॉरेंज। ओके, जब ये इक्वेशंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बन गई, डेवलप हो गई, तो फिर इनका क्या एप्लीकेशन हुआ? तो देखो, हमने पढ़ा है 12th क्लास में है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं MLT, मास, लेंथ और टाइम। ये 3 बेसिक यूनिट्स हैं। तो आइंस्टीन ने कहा कि रिलेटिविटी का असर इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी पे पड़ेगा। लेंथ में भी चेंज हो जाएगा तो उससे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात आई, टाइम में चेंज हो जाएगा तो टाइम डायलेशन की बात आई, मास में बदलाव आ जाएगा तो मास वेरिएशन की बात आई। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करके हम 3 क्वांटिटीज़ के बदलाव को यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन, ये 3 वेरिएशन हमारे पास है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है? देखो भाई, जैसे मान लो आपके पास एक रॉड है जिसकी लंबाई, आपने रॉड पे आप खड़े हो, रॉड पे बैठे हो, तो रॉड की लंबाई आपने निकाली L0। स्टेशनरी स्टेट में रॉड की लंबाई L0 है, इसको हम प्रॉपर लेंथ कहेंगे। फिर क्या हुआ, वो रॉड चलना शुरू कर दी। मान लो आपका मित्र है जो रॉड पे बैठा हुआ है और रॉड रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर, रॉड ना मानो, एक रॉकेट मान लो। तो जब वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जब आप उस रॉड को देखोगे, उस रॉकेट को देखोगे और उसकी लंबाई निकालोगे, तो आपको उसकी लंबाई L0 नहीं पता चलेगी। आपने किसी तरीके से लेज़र भेज के, कुछ भी करके, आपने जिस भी तरीके से उसकी लंबाई को कैलकुलेट किया जब वो चल रही थी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से, तो उस समय उसकी जो लेंथ होगी वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, जो रॉकेट के अंदर बैठा है वो जब भी रॉकेट की लंबाई नापेगा उसको वो रॉकेट की लंबाई L0 ही दिखाई पड़ेगी। लेकिन जो बाहर व्यक्ति है, जो बाहर ऑब्जर्वर है, वो जब उस रॉकेट की देखेगा तो उसको उसकी लंबाई L0 ना पता चल के L पता चलेगी, और वो किस वेलोसिटी से चल रही रॉकेट, इसका भी रोल यहाँ पर आएगा। तो इस फार्मूले को हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला कहते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो फैक्टर है √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसकी वजह से लेंथ जो ऑब्जर्व लेंथ होगी, एक्चुअल लेंथ तो प्रॉपर लेंथ है,
जो कि उस रॉकेट के अंदर बैठा हुआ इंसान नाप रहा है, लेकिन बाहर बैठा हुआ इंसान जो स्टेशनरी स्टेट में है वो जब उस रॉकेट की लंबाई को नाप रहा है तो वो आपको कंट्रैक्ट यानी संकुचित, सिकुड़ी हुई उसको पता चलेगी। तो ये उसका फॉर्मूला है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। टाइम डायलेशन के साथ क्या है, देखो भाई, जैसे मान लो अब वही बात कहते हैं, जो व्यक्ति चल रहा है, रॉकेट के अंदर बैठा हुआ है, तो जो रॉकेट के अंदर बैठा हुआ है उसके पास मान लो एक घड़ी है और वो घड़ी अपने रफ्तार से चल रही है, तो वो उस घड़ी के हिसाब से अपने सारे काम कर रहा है। एक व्यक्ति बाहर है जो कि उस रॉकेट को चलता हुआ देख रहा है, उसके पास भी घड़ी है, वो भी अपने रफ्तार से चल रही है। जब दोनों लोग मान लो 50-20 साल की यात्रा पूरी कर ली रॉकेट ने, 20 साल बाद दोनों लोग मिले, तो 20 साल बाद अगर दोनों लोग मिले तो अगर घड़ी में कैलेंडर है, थोड़ा एडवांस किस्म की घड़ियाँ हैं, जब मिलाई जाएंगी तो अगर इसकी बाहर बैठे हुए व्यक्ति की घड़ी में 20 साल का समय गुजरा हुआ है तो जो रॉकेट के अंदर व्यक्ति है उसकी घड़ी में 20 साल का समय नहीं गुजरा होगा। हो सकता है उसकी रॉकेट वाले व्यक्ति की घड़ी में 15 साल का ही समय गुजरा हो। तो सवाल ये है कि घड़ी ये क्या हो गया, घड़ियाँ मान ले ख़राब नहीं है, घड़ियाँ दोनों सही हैं। तो यहाँ पर रिलेटिविटी ने अपना काम किया है। जो व्यक्ति रॉकेट में चल रहा था वो चूँकि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी चल रहा था तो उसके लिए समय का जो बहाव था, समय के गुजरने की जो रफ्तार थी वो स्लो डाउन हो गई। समय उसके लिए धीमा पड़ गया, मंद हो गया, डिले हो गया। और जो बाहर व्यक्ति था उसके लिए समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। तो बाहर खड़े हुए व्यक्ति की तुलना में उस रॉकेट में बैठे हुए इंसान के लिए समय की रफ्तार बदल गई, समय की स्पीड बदल गई, समय डिले हो गया। इसीलिए हमारे पास अब वो जो व्यक्ति जो रॉकेट के अंदर था उसने जो समय नापा वो प्रॉपर टाइम था, बाहर बैठा हुआ व्यक्ति जो ऑब्जर्वर था वो टी है। तो यहाँ पर टी और टी नॉट के बीच में इस तरह का रिलेशन है। आप देख रहे हो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टर 1 - v²/c², यहाँ वो डिवाइड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द टाइम डायलेशन। मास वेरिएशन में क्या होता है, मास वेरिएशन में जब लेंथ में बदलाव हुआ v की वजह से, रिलेटिविटी की वजह से, टाइम में बदलाव हुआ तो मास में भी बदलाव होगा। हम मास की बात कर रहे हैं, वेट की बात नहीं कर रहे हैं। मास इज समथिंग इंट्रिंसिक। वेट तो क्या होता है, मास को जब जी से मल्टीप्लाई कर देते हो तब वेट आता है, लेकिन हम मास की बात कर रहे हैं। मास जो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो देखा यह गया है जब कोई ऑब्जर्वर मूव करता है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से तो उस समय उसका मास बढ़ना शुरू होता है, मास में वेरिएशन आना शुरू होता है। एक ग्राफ देखिए, v/c अगर 1 को अप्रोच करे, v/c 1 को अप्रोच करने का मतलब है v की वैल्यू c के बराबर अगर होना शुरू हो जाए, तो अगर v/c 1 को अप्रोच करे यानी v अप्रोच करे c को, तो जो मास है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और जैसे जैसे v की वैल्यू c को अप्रोच करेगी यानी 1 को अप्रोच करेगी, ये इनफाइनाइट होना शुरू हो जाएगा, एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड गेन करता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी के साथ उसका मास बढ़ना शुरू होता है। अब आप जानते हो कि F = ma फॉर्मूला है। तो F क्या है, वो फोर्स है जो किसी मास पे लग रहा है ताकि उसका एक्सेलरेशन a उसमें अप्लाई हो पाए। अब अगर जब ये ऑब्जेक्ट लगातार इसके मास बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब हमें फोर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका एक्सेलरेशन मेंटेन कर सकें। तो इस तरह से ऐसा होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी को, जैसे अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट को उसने अटेन कर लिया तो उस समय उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी v/c अगर 1 हो गया तो 1 - 1 0 हो जाएगा और m0/0 इज टेंड टू इन्फिनिटी, तो मास इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर ऑब्जर्व मास इन्फिनिटी हो गया इसका मतलब है इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैथमेटिकली एक तरह का रिस्ट्रिक्शन पोज करती हैं कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होता है वो नहीं मूव कर सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास 0 है, रेस्ट मास 0 है, वही वेलोसिटी ऑफ लाइट को अटेन कर सकता है। और चूँकि लाइट फोटोन वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं तो हम कहते हैं फोटोन का रेस्ट मास 0 है। क्योंकि अगर फोटोन का आपने कुछ मास माना, इट मीन्स कि वो मास इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, और जैसे मास इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो इनफाइनाइट फोर्स तो हम लगा ही नहीं सकते। इनफाइनाइट का मतलब क्या, जितना लगाओ उतना कम, तो वो वहाँ पर रुक जाएगा। ओके, फर्दर हमारे पास कुछ इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये सारे रिलेटिविटी वगैरह को यूज करके फिर आइंस्टीन ने एक रेस्ट मास एनर्जी के बारे में बात की कि जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है तो मास की प्रॉपर्टी की वजह से ही भी उसके पास एक एनर्जी होती है, उसको हम रेस्ट मास एनर्जी E0 कहते हैं। उसके बाद उन्होंने रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके एक फॉर्मूला निकाला काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग पढ़ते हैं 12 mv², ये
नॉर्मल वेलोसिटी रीजन में तो सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम रिलेटिविस्टिक रीजन में जाते हैं तो इसकी वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर की बजाय m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ m क्या है, यहाँ पर m जो है मूविंग मास है, जो कि इस फार्मूले से दिया जाएगा m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट में। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक है, इसको यहाँ लिखना चाहिए रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और अगर रेस्ट मास एनर्जी को जोड़ दें तो काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी को जोड़ दोगे तो टोटल एनर्जी आएगी और वो आ जाएगा हमारा फेमस फार्मूला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फार्मूला यहाँ से निकल के आता है। तो इस तरह से ये है हमारे रिलेटिविटी का होल सोल। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये 3 फार्मूले आप ज़रूर से आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे आगे, जिसमें हम देखेंगे कि थोड़ा सा अगर हमने कॉन्शियस होकर के इन फार्मूलों को समझ लिया तो इन पे डेवलप होने वाले जो न्यूमेरिकल होंगे वो कभी भी गलत नहीं होंगे। उसके अलावा इन पे न्यूमेरिकल बनते हैं लेंथ कॉन्ट्रिक्शन पे, टाइम डायलेशन पे, मास वेरिएशन पे। तो 3 फार्मूले ये हैं और मुख्य रूप से 3 फार्मूले ये हैं। ये जो 6 फार्मूले हैं इन पे आपके पास न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर एक वेलोसिटी एडिशन वाली बात भी है, वो हम लोग तब करेंगे जब न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व करेंगे। उसी समय हम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की बात करेंगे और उसी पर न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।